हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो PCS मंत्रा द्वारा पब्लिश किया गया प्रैक्टिस सेट है, जिसे सॉल्व कराया जा रहा है। इसके बाद जिस भी पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर सॉल्व कराए जाएंगे, चाहे वो GS वर्ड के हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हो, दृष्टि के हो या फिर आपके ध्येय IAS के हो। सारे प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर कवर कराए जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। (1916) के लखनऊ अधिवेशन में कौन से प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। अगर हम कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। और इसमें जो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के मध्य जो विभाजन हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गया था, जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में फिर से एक में शामिल हो जाता है। और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मध्य जो विरोध था, जो गतिरोध था, इसे भी लखनऊ समझौते 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें इसे भी समाप्त कर दिया गया था। उन लोगों के बीच भी समझौता हुआ था, इसलिए यह जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। उसके साथ साथ कांग्रेस के नरम दल और गरम दल, उग्रवादी और नरमपंथी के मध्य भी समझौता हो गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन के, नवाब सलीमुल्लाह के, आगा खां के, या फिर सर सैयद अहमद खां के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए 30 दिसंबर 1906 के ढाका में आयोजित एक बैठक में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ लेता है तो डेट याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष थे वह वकारुल मुश्ताक हुसैन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, एक, दो, एक और दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसमें गलत पूछा है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा जो है वो आपका गलत है। देखिए 1913 ईस्वी में अगर हम बात करें, इसमें दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगर हम इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करें, यह लंदन में है, इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी और इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही है, दूसरा जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल द्वारा, सोहन सिंह भाखना द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप द्वारा, या फिर अजीत सिंह द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोहन सिंह भाखना द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। देखिए 1913 में सोहन सिंह भाखना द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा गदर नामक एक अखबार अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में निकाला गया था, ठीक है। इसमें पूछ रहा है गदर पार्टी की स्थापना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आया था? खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, हेमचंद्र कानूनगो, या फिर अरविंद घोष।
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हेमचंद कानूनगो। हेमचंद कानूनगो पेरिस में एक रूसी व्यक्ति से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके 1908 ईस्वी में भारत आए थे और कलकत्ता के मणिकतल्ला में जो बम कांड हुआ था उसमें यह सक्रिय रूप से भागीदार थे, मतलब उसमें भूमिका निभाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कब? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में सुमेलित करना है, आपको सही कालक्रम से लगाना है। दांडी मार्च, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से इसको सही मतलब क्रम के हिसाब से लगाना है आपको। तो इसमें अगर हम बात करें दांडी मार्च या फिर जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह 1932 में हुआ था। उसके बाद आपका मैकडोनाल्ड अवार्ड, यह जो है वही आपके जो 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ही मैकडोनाल्ड अवार्ड आया था, जिसके बाद जो है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद पूना पैक्ट समझौता हुआ था। और पूना पैक्ट जो है इसके बाद हुआ था 1932 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका आ जाएगा आपका दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च के बाद मैकडोनाल्ड अवार्ड दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद है पूना पैक्ट, फिर है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च पहले 1930 में हुआ था। उसके बाद मैकडोनाल्ड अवार्ड आएगा। मैकडोनाल्ड अवार्ड के बाद ही पूना समझौता होगा, पूना पैक्ट। ठीक है, मैकडोनाल्ड अवार्ड में ही पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई थी, किसके? दलितों के लिए भी। जिसके बाद जो है गांधी जी आमरण अनशन करते हैं, जिसके बाद पूना समझौता होता है। ठीक, तो मैकडोनाल्ड अवार्ड के बाद पूना समझौता होगा। उसके बाद आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन है, तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा, घनश्यामदास बिरला द्वारा या फिर तेज बहादुर सप्रू द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा। देख, महात्मा गांधी द्वारा 1932 में ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लागू की गई थी। एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी कब? 1932 में। 1932 में इसकी स्थापना की गई थी और इसी के बाद हरिजन सेवक संघ के नाम से इसे पुकारा गया। इसके स्थापना के बाद आगे चल के इसे हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना जाने लगा और इसके संस्थापकों में घनश्यामदास बिरला प्रमुख रूप से थे और अमृतलाल ठक्कर जो है वह इसके संस्थापक सचिव थे। नेक्स्ट देखिए, 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? संयुक्त प्रांत, मद्रास, पंजाब या फिर बंगाल? इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 2 3, 1 3 या फिर 3 4? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 3 4। 3 4 अर्थात पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार जो है वो नहीं बनी थी। संयुक्त प्रांत और मद्रास में यहाँ पे कांग्रेस को संयुक्त बहुमत मिला था। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो 1937 में कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को 8 प्रांतों में से, जिसमें 6 प्रांत संयुक्त प्रांत मद्रास, कांग्रेस को अगर हम बात करें तो संयुक्त प्रांत हो गया मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार। यहाँ पे जो है ये अपनी सरकार बनाने में सक्षम हुए थे। 2 प्रांत असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में सहयोगी की भूमिका से सरकार बनाए थे और बंगाल, पंजाब जो हो गया, सिंध हो गया, यहाँ पे सरकार जो है कांग्रेस जो है उसे बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा बंगाल, पंजाब और सिंध प्रांत में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। नेक्स्ट देखिए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, रास बिहारी बोस को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या फिर पटाभी सीतारमैया को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी सही है। देखो, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष से, कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद था उसमें इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अंतर्गत ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक संस्था का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया था? 1938 में, 1939 में, 1940 में या फिर 1941 में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में। देखिए अगर इसकी हम बात करें, 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। कहाँ? 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव जो है वो प्रतिपादित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें इस प्रस्ताव का जो प्रारूप है, ये भी पूछ लेता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये है तैयार करने का श्रेय जाता है सिकंदर हयात खान को, ठीक है, वो थे, और एक फजलुल हक थे, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तैयार किसे, प्रारूप को तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने, और तैयार ये जो प्रस्तुत है इसे किया था किसने? फजलुल हक ने, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 1940 में लाहौर अधिवेशन में इसे प्रस्तुत किया गया था। लिथगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, एक और दो दोनों, दोनों जो है गलत है। देखिए भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की बात अनिश्चित भविष्य की गई थी, मतलब भविष्य में जो है डोमिनियन स्टेट का इसे दर्जा दिया जाएगा, मतलब कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं किया गया था कि इतने समय के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इसमें जो है ये प्रावधान था कि भविष्य में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। कब दिया जाएगा इसका प्रावधान नहीं किया गया था, इसका वर्णन नहीं था। और इसके साथ साथ वायसराय की कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव में प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होगा, यह प्रावधान था। उसके साथ दोनों कथन जो है क्या है? दोनों कथन गलत है, ठीक है। और अनिश्चित भविष्य के मुद्दे को लेकर ही भारतीयों द्वारा इसे अस्वीकार किया गया था। क्यों? क्योंकि किसी भी तिथि या डेट का निर्धारण नहीं किया गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देखिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के विषय में अन्य जो लोग थे, अन्य जो क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा विभिन्न वक्तव्य दिया गया था। जैसे महात्मा गांधी ने इसे कहा था उत्तर दिनांकित चेक कहा था। पटाभी सीतारामैया द्वारा कहा गया था कि अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र है, ठीक है। तो विभिन्न लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी इसके खिलाफ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्नाक्यूलर के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? मिशन से वार्ताकार के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन के वार्ताकार के दौरान मुख्य प्रवक्ता थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू उनके सहयोगी। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था। सतारा में वाईबी चौहान के और तामलुक में मातंगिनी हजारा के। आपको बताना है कौन सा गलत है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी सुमेलित हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा गलत है। देखिए हम बात करें बंगाल में मिदनापुर में तामलुक नामक स्थान पर सतीश सावंत के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, न कि मातंगिनी हजारा की, ठीक है। और पहला और दूसरा सही है बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में और सतारा में वाईबी चौहान के। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? सीआर फार्मूला, लियाकत अली देसाई पैक्ट, वेवेल योजना। इसे क्रम से लगाना है। इसकी अगर हम बात करें, देखिए सीआर फार्मूला यह पेश किया गया था 1944 में, 1944 में पेश हुआ था। लियाकत अली या देसाई पैक्ट जो है यह कब प्रस्तुत किया गया था? 1945 में।
बेबल योजना कब आया था? 1945 में ये भी आया था। इन दोनों में बस डेट का अंतर है, ठीक है। जैसे देसाई पैक्ट या अप्रैल 1945 में आया था और बेबल योजना जून 1945 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। नेक्स्ट, 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, सिखों के प्रतिनिधि, हिंदू महासभा या फिर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि? किसने भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया था। अन्य तीनों विकल्प सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो 1945 में शिमला सम्मेलन में हिंदू महासभा को वायसराय द्वारा भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, इसीलिए हिंदू महासभा ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो याद रखिएगा। बाकी अन्य मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, सिखों के प्रतिनिधि और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि, इनके द्वारा इसमें भाग लिया गया था, पार्टिसिपेट किया गया था, जबकि हिंदू महासभा ने उसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था, भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर तीनों। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, तीनों विकल्प इसके सही हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य JB कृपलानी। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अन्य अगर हम बात करें, उस समय वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। और ब्रिटेन का सम्राट कौन था? जॉर्ज षष्ठम। ठीक है, यह जो है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, पटेल रेजिमेंट या फिर आज़ाद रेजिमेंट? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पटेल रेजिमेंट नहीं था, जबकि गांधी रेजिमेंट, नेहरू और आज़ाद, इन तीनों रेजिमेंटों का गठन किया गया था आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जो है अन्य जो पब्लिकेशंस की प्रैक्टिस सेट है उन्हें प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, वीडियो से रिलेटेड जो भी फीडबैक हो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।